Myself, Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, मैंने आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसका मुख्य एप्लीकेशन क्या है और इसमें किस इसकी वेवलेंथ क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इस रीजन की अगर लाइट देते हैं तो कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्या होता है, इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होने के लिए कंपाउंड को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सब के बारे में बात की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और क्या होता है। पहले मैं इसको थोड़ा समराइज करके मैंने इसको लिखा है और आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आपने पहले भी इसको पढ़ा है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने वो पार्ट भी इसमें सब जोड़ा है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको आना, बट वो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो समराइज करके उसके बाद विस्तार से मैंने इसको बताया है कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन हम कैसे करें, तो हम ये हुक्स के नियम के अनुसार कर सकते हैं। जो हुक्स का नियम आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, न्यू इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, न्यू बार लिखा है। न्यू बार लिखा है तो न्यू जो होता है उसको अगर अपन सी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यू बार हो जाता है। तो अपने को दूसरी तरफ भी क्या है, सी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू, जहाँ पर न्यू बार वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इन वेव नंबर है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और के जो है वो रिड्यूस फोर्स कांस्टेंट है, और म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ के जो है वो ग्राम सेकंड -2 होती है। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर हमारे पास के की वैल्यू हो या म्यू की वैल्यू हो, तो न्यू के म्यू और न्यू की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हमारे पास अगर न्यू बार की वैल्यू हो, अगर म्यू की वैल्यू हो तो के की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल दिया है कि सी सिंगल बॉन्ड, सी की वैल्यू जो होती है 5 × 10⁵ होती है, डबल बॉन्ड की डबल हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की 3 गुना हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए, के बार के की वैल्यू निकालने के लिए या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो अपन इस सब का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू बार स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू, ये जो है वो के बराबर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से के की वैल्यू निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। अब देखिए, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल बिहेविंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, उसके लिए जो अपन आईआर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैंने बताया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि एक सेंटर पोजीशन से उसके बॉन्ड जो है वो समान कला और समान फेज और समान एंगल से अगर बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस से दोनों तरफ बराबर गति करते हैं, तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है, या एक मॉलिक्यूल में इस तरह के जो एटम होते हैं, सारे के सारे जो एटम हैं वो समान आवर्ती और समान फेज में क्या होने चाहिए, समान फ्रीक्वेंसी और इक्वल फेज एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी से मोशन करने चाहिए। तो इस तरह का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार नहीं करता है, यानी कि उसके जितने बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज में मोशन नहीं करते हैं, इसलिए वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कहलाता है। सिलेक्शन रूल जो होता है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 होता है, यानी कि इसमें वाइब्रेशन लेवल की वैल्यू जो होती है वो 1 ही चेंज होती है।
जैसे 0 से 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल 3 से 2 में आ सकता है, 2 से 1 में और 1 से 0 में। याद रखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिव पार्ट है वो +1 ही है, ये -1 तो थियोरेटिकली होता है। ज़्यादातर जो स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं वो अवशोषण स्पेक्ट्रम ही होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही होता है। और मैंने बताया कि जो पॉजिटिव होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए होता है और जो नेगेटिव होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए होता है। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वैल्यूज होती हैं ये होती हैं +-1, +-2, +-3। इस प्रकार से अपन को इसमें ये होता है। सिलेक्शन रूल का मतलब ये होता है कि वे रूल्स जो हमें ये जानकारी देते हैं या ये बतलाते हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में चेंज आएगा और उससे अपने को एक सिग्नल मिलेगा और उस सिग्नल के आधार पर अपन को एक स्पेक्ट्रम मिलता है और उस स्पेक्ट्रम के से अपन किसी कंपाउंड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में फंडामेंटल बैंड और हॉट बैंड्स पाए जाते हैं, जबकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड और उसके साथ साथ ओवरटोन्स भी पाए जाते हैं। इनके बारे में मैंने जैसा बताया आपको विस्तार से मैं आगे बताऊंगा इसी क्लास में। अब देखिए हमारे पास जो है ये हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करने वाले या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हमने बताए हैं। जो 0 से 1 में अगर ट्रांजिशन हो मॉलिक्यूल का या क्वांटम नंबर 0 से 1 चेंज होती है तो उसमें जो हमारे को बैंड प्राप्त होता है वो फंडामेंटल बैंड होता है। और अगर 1 से 2 होता है या 2 से 3 होता है या 3 से 4 होता है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से अगर ट्रांजिशन होता है तो वो जो बैंड्स होते हैं वो हॉट बैंड्स कहलाते हैं और हॉट बैंड हमेशा हायर टेम्परेचर पे अपन को मिलते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजिशन होते हैं वो हॉट बैंड कहलाते हैं। अब ओवरटोन्स जो होते हैं वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में पाए जाते हैं। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ओवरटोन होते हैं वो क्या होते हैं, अगर 0 से 2 में ट्रांजिशन होता है तो उसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, अगर 0 से 3 में ट्रांजिशन होता है तो उसको सेकंड ओवरटोन कहते हैं और 0 से 4 में होता है तो उसको थर्ड ओवरटोन कहते हैं। अब देखिए इन सब में यानी कि फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड और जो ओवरटोन्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है वो होती है फंडामेंटल बैंड की। और मैंने आपको बता रखा है कि इंटेंसिटी का मतलब है, अगर अपन थियोरेटिकली कोई देखते हैं जो स्पेक्ट्रा देखते हैं तो जिस पीक की सबसे ज़्यादा हाइट होती है उसको कहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी होने का कारण ये है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से वहाँ से जो ट्रांजिशन होते हैं या वो वाला ट्रांजिशन जो है वो मैक्सिमम ट्रांजिशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का, उसमें ट्रांजिशन हुआ है। और मैंने आपको बता रखा है इंटेंसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो पॉपुलेशन और एक डीजनरेसी पे, पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप जानते हो कि रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो जब ज़्यादातर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होंगे तो ट्रांजिशन भी ज़्यादा वहीं से होंगे और ट्रांजिशन वहाँ से ज़्यादा होंगे तो जो लाइन होगी वो ज़्यादा इंटेंस होगी। या यूँ कहिए कि 0 से जो ट्रांजिशन होते हैं वो ज़्यादा इंटेंस होते हैं। और 0 से ट्रांजिशन कौन से होते हैं फंडामेंटल जो बैंड्स प्राप्त करते हैं वो 0 से 1 में होते हैं, उस तरह के। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी होती है। अब देखिए एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल व्हेन मॉलिक्यूल बिहेविंग एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो V + ½ hν होती है। और ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है, ये एनर्जी की वैल्यू हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है, जब अपन क्या करते हैं, जब अपन श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस करते हैं या श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारे को ये एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए अगर V = 0 हो तो हमारे पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ½ hν हो जाएगी और इसको ½ hν0 भी कहते हैं। देखिए याद रखिए V = 0 है और वैल्यू जो है वो 0 नहीं है।
इसका मतलब मॉलिक्यूल नेवर बी इन रेस्ट, उसकी कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर होती है, और जब एनर्जी होती है तो मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट की स्थिति में नहीं होता। कभी भी वो एनर्जी अगर होती है तो वह कुछ ना कुछ मोशन तो करता है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन हमेशा होते रहते हैं। और ये जो वैल्यू होती है वह 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है, बट वैल्यू इज़ नॉट जीरो, बट इसकी वैल्यू जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती। अब आप देखिए, ऐसे अगर v की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हाफ एच न्यू, 3/2 एच न्यू, 5 एच न्यू, 5/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू। तो हमारे पास जो डिफरेंस होगा आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, तो हमेशा जो दो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स होती हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो हमेशा एच न्यू का होता है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि दो कंटिन्यूस जो होते हैं उनमें हाफ एच न्यू उनमें एच न्यू की वैल्यू होती है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करने वाले अणु के लिए बताया है कि किस प्रकार से अपन उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बताया है। नॉर्मल पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे बताया है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 A और B एटम है जिनका m1 और m2 मास है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो RE है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। जब दोबारा हो स्ट्रेच करते हैं तो उनके बीच में x1 और x2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वापस जो है वो बॉन्ड स्ट्रेच हो गया, अब वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, प्रत्यानयन बल लगाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से जो एक्चुअल पोजीशन है उससे भी वह अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो x1 और x2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर अपन ने नेगेटिव वैल्यू दिखा रखी है। जहाँ F रीस्टोरिंग फोर्स है, डेल्टा X डिस्प्लेसमेंट है, K फोर्स कांस्टेंट है, और जो माइनस वैल्यू है वो रीस्टोरिंग फोर्स की डिस्टेंस को बताता है। अब देखिए, जो अबाउ कंडीशंस हैं उनमें अगर अपन बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार हमारे पास जो न्यू है या फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे को ये प्राप्त होती है। वो क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√k/μ, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिड्यूस्ड फोर्स कांस्टेंट है और म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वो वैल्यू होती है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होती है रिड्यूस मास की वैल्यू। ये याद रखिए, आपको ये याद रखना है। कई बार रिड्यूस मास भूल जाते हैं अपन क्या कर देते हैं कि m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 कर देते हैं, जबकि ये है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से अपन ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए, अगर वेव नंबर में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वेव नंबर में अपने को निकालनी है वैल्यू, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। वेव नंबर में वैल्यू जो न्यू है उसको c से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा न्यू बाई सी इज इक्वल टू 1/2πc√k/μ, क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, और 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार होता है। तो न्यू बाई सी जो होता है वो न्यू बार के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2πc√k/μ, जो मैंने आपको समरी में बताया। अब याद रखिए, जो k की वैल्यू होती है फोर्स कांस्टेंट वो डाइन सेंटीमीटर इन्वर्स होती है या न्यूटन मीटर इन्वर्स होती है। CGS में डाइन सेंटीमीटर इन्वर्स होती है, जबकि SI में न्यूटन मीटर इन्वर्स होती है। अब मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ½ kx² होती है। इस प्रकार से आप इसको प्राप्त करते हो। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अगर अपन देते हैं तो ये देते हैं, और अगर अपन इसको हल करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक्स जो वाइब्रेशन होता है वो एक ही एक्सेस में होता है, x एक्सेस में हो या y एक्सेस में हो या z एक्सेस में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है।
बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई वी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पोटेंशियल वैल्यू दे गई। इस समीकरण को क्वांटाइज्ड स्ट्रेचिंग पोटेंशियल एनर्जी का मान जो होगा इस समीकरण से वह ये होगा, या श्रोडिंगर इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू, जहाँ पर वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 जो है एंड सो ऑन हो सकती है। अब देखिए हम वी की वैल्यू रखते जाएंगे और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर वी की वैल्यू रखते हैं अपन 0, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई जीरो इज इक्वल टू हाफ न्यू, और इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको बताया शून्यांक की ऊर्जा कहते हैं, बट इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ मान होता है। मॉलिक्यूल कभी भी जो है वो रेस्ट में नहीं होता है। वी बराबर अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3/2। वी बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 5/2। अगर वी बराबर 3 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7/2। अगर अपन 4 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9/2। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू हो गई। 0 एनर्जी लेवल जो होता है उसकी वैल्यू हाफ एच न्यू, 1 की जो है वो 3/2 एच न्यू, 2 की जो है वह है हो जाएगी हमारे पास 5/2 एच न्यू, 3 की जो है वो 7/2 एच न्यू, और 4v अगर 4th एनर्जी लेवल है या 5th एनर्जी लेवल है, v की वैल्यू 4 है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 9/2 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। देखिए अपन दो कंटिन्यूस या नीरेस्ट जो होती हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, उनमें जो डिफरेंस होगा वो एच न्यू का होगा। ये मैंने हायर एनर्जी लेवल बताया है और मैंने वो लोअर एनर्जी लेवल बताया है जो है ये, और ये हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल। इस प्रकार से अपन, और इनमें जो डिफरेंस है वो हो जाएगा क्या है एच न्यू का, क्योंकि ये तो हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा हाफ एच न्यू। 0 रख देंगे तो हाफ एच न्यू और यहाँ पर 1 रख देंगे तो 3/2 एच न्यू हो जाएगा। तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो एच न्यू का आएगा, क्योंकि 1.5 और आधे में अंतर जो होता है वो 1 होता है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दो कंटिन्यूस जो 2 एनर्जी लेवल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उनमें जो होता है एनर्जी डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है और वो एच न्यू का होता है। अब देखिए हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने आपको बताया था डेल्टा V इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस हाफ एच न्यू प्लस माइनस 1। अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा V जो होता है वो +1 होता है, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा V जो होता है वो -1 होता है। और अब देखिए ये ट्रांजिशन मैंने बता रखा है और डिफरेंस जो है वो हमेशा एच न्यू का होता है। 0 से 1 में ट्रांजिशन में एच न्यू का, 1 से 2 में एच न्यू का और 2 से 3 में एच न्यू का। अब अपन बात करते हैं क्या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सामान्यतः जो इसके लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वाइब्रेशनल क्वांटम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो वह जो होती है वो 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। और अगर 0.005 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसी कंपाउंड को मिल जाती है तो उसमें रोटेशन हो जाते हैं, तो कभी भी हमारे को शुद्ध रूप से जो है वह वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होगा। तो हमारे को जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा। एक कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर अपने को प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त मिल सकता है और वह लिक्विड्स में होता है, क्योंकि विभिन्न अणुओं की अन्योन्य क्रियाएं सामान्यतः घूर्णन का उत्तेजन नहीं कर पाती। केवल लिक्विड्स में जो है वो इंटरेक्टिव जो रिएक्शंस हैं वो रोटेशन को एनहांस नहीं कर पाती है। अब देखिए ये मैंने बता दिया आई एक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट 0 होना चाहिए, और 0
जिनका जीरो हो जाता है वो IR इनएक्टिव होता है, और जिनका जो म्यू है डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता वो IR एक्टिव होता है। जैसे HCl है, HCN है, इनका जो है म्यू डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता, जबकि इनका न्यू जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। क्योंकि जो वाइब्रेशन करता भी H2 है, तो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। आवेश का जो आवेश वितरण जो है वह है डिस्टर्ब नहीं होता। आवेश वितरण डिस्टर्ब नहीं होता तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो ही बना रहता है, क्योंकि H की O2 में OO की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, N2 में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। से अपन ये है। अब देखिए अपन बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। मैंने आपको बताया है सामान्यतः कमरे के ताप पर अधिकांश अणु जो है मूल अवस्था V बराबर 0 में होते हैं, और यहीं से संक्रमण होता है, यानी 0 से 1 में संक्रमण होता है। चूँकि अणुओं की संख्या निम्नतम ऊर्जा स्तर में अधिकतम होती है, अतः संक्रमण यहीं से अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो इस संक्रमण से प्राप्त होती है उसकी इंटेंसिटी भी अधिकतम होगी, यानी कि जो 0 से होगा वो ट्रांजिशन उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी। 0 से यदि ट्रांजिशन 0 से 1 हुआ है तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फंडामेंटल बैंड कहलाती है। यदि ट्रांजिशन जो है वो 1 2 3 4 से 2 3 4 5 में हुआ है तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हॉट बैंड कहलाती हैं, और ये ताप बढ़ाने पर होते हैं, क्योंकि तापक्रम बढ़ने पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे मॉलिक्यूल्स जो है वो 0 से 1 में ट्रांजिट कर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओवरटोन्स नहीं मिलते, मैंने आपको पहले ही बताया है। 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो नहीं मिलते। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी बॉन्ड के लिए जो है वह निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। इसी प्रकार से अपन अगर सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। मैंने ये पहले ही बता रखा है आपको कि सी क्या है, प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। के जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास पहले बता रहे। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू ये आ जाएगी, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर म्यू। अगर हमारे पास न्यू बार की वैल्यू और म्यू की वैल्यू अगर है तो हम के को आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए फोर्स कांस्टेंट एंड जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। तो देख सकते हो क्या है कि आप जानते हो कि न्यू जो है वो इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि न्यू बार बढ़ता है तो के बढ़ता है। और आप जानते हो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इसका मतलब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला ये आ जाता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर के बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। और उस ये वैल्यूज़ अपन ने दे रखी हैं। जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे डाइन पर सेकेंड सेंटीमीटर में वैल्यू भी बढ़ती जाती है। किसकी वैल्यू? फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। देखिए 4.5 × 10⁵ से डबल हो गई, 2 × 4.5 यानी कि 5 इंटू, ये 16 × 10⁵, ये 10 × 10⁵, तो डबल और 3 गुना ये हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर 334.4 है, यहाँ पर 627.7 है, 627.0 है, और यहाँ पर 827.0 है। यानी कि जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर
कैसे बिहेव करता है उसके बारे में बात करेंगे, और फ्रीक्वेंसी IR फ्रीक्वेंसी हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।